तो अभी हम लोग पिछली क्लास में मेरे ख्याल से फ्लूइड्स स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और फ्लूइड स्टार्ट करके हम लोगों ने डेंसिटी के बारे में, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, प्रेशर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। और ये सारी चीजें की थी। आज हम लोग एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स और पास्कल्स लॉ और जो हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय बैरोमीटर और बायोइंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारी चीजें इस वीक में करेंगे। तो लेट्स सी कहाँ तक कर पाते हैं। सो एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, सो लिक्विड सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। मान लो हमारे पास एक लिक्विड है और उसको हम हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं। So liquid subjected to horizontal acceleration, consider a liquid in a tank which is moving in a horizontal surface, on a horizontal surface with constant acceleration a. The free surface of the liquid takes the shape as shown in the figure. तो कोई भी जब कंटेनर को आप इधर एक्सेलरेट कर रहे हो ना, ये एक्सेलरेशन से, तो जिधर एक्सेलरेट करते हैं उसके जो पीछे वाला सरफेस है वहां पे लिक्विड राइज कर जाता है और आगे वाले सरफेस में नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह का शेप ले लेगा, राइट। सो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टेक्स द शेप एज शोन. सपोज a cylinder of liquid of length L and area of cross section A. So हमारे पास लेट से एक सिलेंडर है लिक्विड का, है ना। सिलिंड्रिकल पूरा रीजन हम कंसिडर करते हैं लिक्विड के अंदर। इसका लेंथ L है, इस लिक्विड के लिक्विड सिलेंडर का लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग A मान लेते हैं। द फोर्स ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ द सिलेंडर F1 इज इक्वल टू P1 इंटू A. यहाँ पे जो फोर्स होगा, दिस फोर्स विल बी प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर P1 है, मान लो इस पॉइंट पे P1 इंटू A, और यहाँ पे इस पॉइंट पे एंड पे प्रेशर P2 अगर है तो जो F2 होगा दैट इज P2 इंटू A, राइट। और P1, जो प्रेशर P1 है, यहाँ पर से इसका जो डेप्थ है वो Y1 है, तो रो जी एच, है ना, हमारा जो डेप्थ होता है उसके हिसाब से रो जी एच प्रेशर होता है। तो P1 कितना हो जाएगा, रो जी Y1 हो जाएगा P1। और P2 का वैल्यू, इस एंड पे जो प्रेशर P2 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, P1 का वैल्यू रो जी Y1 हो गया और P2 का वैल्यू रो जी Y2 हो गया। इन सब को अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, हमारे पास मास ऑफ द लिक्विड सिलेंडर, इस सिलेंडर में जो जितना लिक्विड है उसका मास निकालना होगा। तो मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, एरिया ऑफ, है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो मास ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को A इंटू एल रिप्लेस कर सकते हैं। सो ए एल इंटू रो हो जाएगा, है ना, बिकॉज वॉल्यूम V इज इक्वल टू A इंटू एल। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो रो ए एल हमारा मास हो गया। अब यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब देखो ये पूरा लिक्विड किधर एक्सेलरेट कर रहा है, राइट के तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो जो राइट के तरफ फोर्स है माइनस जो लेफ्ट के तरफ फोर्स है, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ए। तो जो राइट के तरफ फोर्स F1 माइनस F2, नेट फोर्स क्या लग रहा है, हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे इधर फोर्स लगा रहे हैं F1 और इसका जो इसको इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में F2 लग रहा है। तो रिजल्टेंट नेट फोर्स इज F1 माइनस F2. दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो F1 माइनस F2 इज मास इनटू एक्सेलरेशन। F1 मेरा क्या हो जाएगा, प्रेशर P1 इंटू ए है ना यहाँ पर, और F2 जो है P2 इंटू ए है। P1A माइनस P2A इज इक्वल टू MA, राइट। तो P1 इज इक्वल टू रो जी Y1 माइनस रो जी Y2 इंटू A इज इक्वल टू मास ए एल रो इंटू ए। ठीक है, सो
ये P1 माइनस P2 इंटू ए इज इक्वल टू M इंटू ए, ये सब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे वैल्यूज। तो इससे हमारा देखो हमारा क्या आ गया, रो जी y1 मतलब ये P1 हो गया, रो जी y2 ये P2 हो गया, P1 माइनस P2 इंटू ए इज इक्वल टू ए एल रो मास हो गया इंटू एक्सेलरेशन, ए और ए कैंसिल हो गया, रो बाहर लेके कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सो जी टाइम्स y1 माइनस y2 बाय एल इज इक्वल टू ए, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे जो इससे हमारा क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2, देखो अब हमें ये एंगल निकालना है कि कितने एंगल से ये tan थीटा, मतलब कितने एंगल से ये ऐसे स्लैंट हो गया। सो ये थीटा एंगल जो इंक्लिनेशन का एंगल निकालना होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल y1 है, ये y2 है, y1 से y2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। सो y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय ये जो लेंथ l है इज tan थीटा। सो देखो y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू a अपॉन g, ठीक है। सो y1 माइनस y2 अपॉन l इज इक्वल टू a अपॉन g, राइट। y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय l क्या हो गया, tan थीटा हो गया। सो tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन g। क्लियर है बच्चों? यस सर। कॉन्सेप्ट समझो, इसमें तो जो वैल्यूज दिया हुआ रहेगा उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग को फिर से अगर हम लोग देखें तो यही चीज यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई y1 माइनस y2 ये जो लेंथ है डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू tan थीटा। तो y1 माइनस y2 को अगर हम लोग h लिख देते हैं यहाँ पे, इफ वी राइट इट एज h, सो h बाय l is equal to tan theta and tan theta is also equal to a by g। हम लोगों ने देखा y1 minus y2 by l क्या था, this was equal to a upon g। पिछले वाले स्लाइड में यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, राइट, कि y1 minus y2 upon l is a by g which is equal to tan theta, राइट। तो यहाँ पे से ये जो tan theta का वैल्यू है this is a by g। The above equation can be written as tan theta is ax upon ay। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ax इधर और ay इधर, ay का वैल्यू g दिया हुआ है और ax का वैल्यू a दिया हुआ है, इसीलिए हम a by g लिख रहे हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे कुछ और g के अलावा कुछ और वैल्यू होता है ना, तो उस केस में हम लोग tan थीटा ax by ay लिखते, राइट। यहाँ a ax के बराबर और g ay के बराबर है, बट कोई जरूरी नहीं है कि ay से ही हो। एक जैसे एक क्वेश्चन में देख रहा था, उसमें क्या था कि ये जो पूरा कंटेनर है, ये पूरा कंटेनर इधर एक्सेलरेशन a से जा रहा है। तो अब देखो इस पे नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, इसका दो कंपोनेंट हो गया, मान लो ये अल्फा है, तो a cos अल्फा इधर हो गया और a sin अल्फा इधर हो गया, राइट। तो नेट एक्सेलरेशन जो नीचे के तरफ है, राइट, जो नीचे के तरफ ए वाई लेंगे वो क्या लिखेंगे, जी माइनस ए साइन अल्फा लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे tan थीटा जब हम लिखेंगे ए एक्स बाय ए वाई, तो उसके जगह हम लोग यहाँ पे tan थीटा अब क्या लिखेंगे, अगर इस केस में, ये वाला केस में tan थीटा इज इक्वल टू ए एक्स मतलब ए कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय ए वाई मतलब जी माइनस ए साइन अल्फा। आगे समझ में? इसी को मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अभी क्या था कि ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करने के जगह हम लोगों ने इसको किसी एंगल पे एक्सेलरेट करा दिया ये एक्सेलरेशन से। उस केस में tan थीटा कैसे निकालेंगे, ये हो गया मेथड हमारा tan थीटा निकालने का। आ गया समझ? यस सर। सो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको पता रहेगा कि कैसे निकालते हैं, तो किधर भी दिया हुआ है वो आराम से निकाल सकते हैं, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी होंगे। तो
Now pressure difference at points at same level in a horizontal accelerated liquid. तो हो क्या रहा है बेसिकली कि जनरली एक हॉरिजॉन्टल लेयर में जब लिक्विड मूव कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब लिक्विड मूव करता है, तब है ना, उस केस में हमें पता है कि भाई जब लिक्विड स्टेशनरी होगा तो एक हॉरिजॉन्टल लेयर में P1 और P2, राइट, इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, P1 इज इक्वल टू P2 होगा। बट बिकॉज जब ये एक्सेलरेट करेगा इधर ए एक्सेलरेशन से, तब सेम नहीं होगा, तब P1 माइनस P2 इंटू ए इज एम ए करके जो हम लोग पूरा निकाल रहे थे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एल रो ए। हम लोग पीछे भी अभी हम लोग जो कर रहे थे, हमें पता है कि फोर्स F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, P1A माइनस P2A इज इक्वल टू ए एल रो इंटू ए। सो इससे आ जाएगा P1 माइनस P2, ये एरिया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एल रो ए, राइट। तो P1 माइनस P2 इज एल रो ए। तो जब एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होता है तो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी प्रेशर सेम नहीं रहता, प्रेशर वेरी कर जाता है। क्लियर है? Yes, sir. Hence, pressure at 2 points at same level in horizontally accelerated liquid is not same. It will be different at the same level. Now, pressure difference between 2 points at same level in horizontally accelerated liquid of density rho is given as P1 minus P2 is equal to L rho into A. ठीक, ये हमारा difference, pressure difference हो गया between 2 points. So where A is horizontal acceleration of liquid from point 1 to point 2. Clear बच्चों? Yes, sir. अब यही सेम कॉन्सेप्ट कि भाई देखो, अभी यहाँ पे तो लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा था। मान लो अगर एक कोई कंटेनर है, उसमें लिक्विड रखा हुआ है और उस कंटेनर को हम लोग रोटेट कर देते हैं उसके एक्सिस के अबाउट, तो रोटेट करने पे क्या होगा हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग खुद घर पे भी करते हैं ना, जब हम लोग बाथरूम में जाते हैं तो बहुत सारे कारस्तानी करते हैं, तो पानी बाल्टी में भरा रहता है तो उसको गोल 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 ऐसे हम लोग घुमाते हैं, तो देखो ना कि वो एक पूरा वॉल वाइन टाइप का बन जाता है और उसमें नीचे जो है गहरा होता जाता है और साइड में पानी ऊपर उठता जाता है, राइट? किया है कि नहीं एक्सपेरिमेंट कभी? Yes, sir. Yes, sir. अगर नहीं किया है तो तुम लोग अंग्रेज बच्चा हो, मतलब हिंदुस्तानी बच्चा नहीं हो। हिंदुस्तानी बच्चा होते तो पक्का करते। तो नोएडा वाला एक भी जवाब नहीं दिया है यस सर। जो अंग्रेज बच्चा सब है ना, यूएस से आया है सारा, आया भी है यूएस से और जाने भी यूएस वाला है ना माधव? माधव चला गया क्या यूएस? तो चला, ये तो अभी भाग गया यहाँ से। So, so liquid in a container subjected to a rotation. So consider a liquid in a container which is rotating with constant angular velocity omega. Take an element of सर liquid. आप कुछ बोल रहे थे एंड में। हाँ, मैं बोल रहा था, तुझे पूछ रहा था कि तू तो यूएस से आया हुआ, तू तो बाल्टी में पानी डाल के ऐसे गोल गोल घुमाया नहीं होगा जीवन में आज तक। मैं कहाँ से यूएस से, मैंने क्यों नहीं घुमाया होगा? घुमाया हुआ है ना, तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? हाँ सर घुमाया है, उसमें देखा है हमने पानी ऊपर आते हुए। तो मैं इसीलिए वो आवाज नहीं आ रही थी ना, मेरा वाईफाई अजीब हो गया था, इसलिए वापस आके पूछा मैंने, एक बार डिस्कनेक्ट हो। ठीक है, मतलब तुम इंडियन नहीं हो, अभी यूएस जाना चाह रहे हो लेकिन यूएस के हुए नहीं हो अभी।
सर आपको लगता है मेरे पापा होने देंगे मुझे ऐसा कि बाल्टी में पानी ना घुमाया होगा कानपुर से होकर? नहीं तो वो तो इसी बात का पक्का यकीन है, लेकिन तुम तो क्या क्या कहते हैं उसको, कानपुरिया टर्न्ड कैट हो ना तुम, मतलब जाओगे कैजुअल अमेरिकन टीनेजर बन जाओगे ना तुम उधर जाके। चलिए जी, लिक्विड इन अ कंटेनर सब्जेक्ट टू रोटेशन, तो हम लोग इस कंटेनर को रोटेट कर दे रहे हैं किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। सो कंसिडर अ लिक्विड इन अ कंटेनर व्हिच इज रोटेटिंग with a constant angular velocity omega. Take an element of liquid of mass dm. हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, है ना, जिसका मास dm है। अब इस लिक्विड के जो अपना वेट होगा, इस छोटे से मास का जो वेट होगा, दैट विल बी dm इंटू जी नीचे के तरफ, राइट। सो टेक एन एलिमेंट ऑफ लिक्विड ऑफ मास dm एट अ रेडियल डिस्टेंस x। उसका डिस्टेंस यहां पर से एक्सिस से कितना है, x डिस्टेंस पे, रेडियल डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ लिक्विड एलिमेंट मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ये जो लिक्विड एलिमेंट है मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल जो है, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल होगा, थीटा विद द, थीटा विद हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, थीटा विद वर्टिकल होगा। ठीक है, so if liquid element makes angle theta with vertical then n sin theta, right। तो ये थीटा विद द वर्टिकल बना रहा है। अब इसके दो कंपोनेंट, ये मान लो थीटा है, राइट। तो ये जो n है, ये n, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि n cos थीटा हो गया, और जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारा n sin थीटा हो जाएगा। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा है, दैट विल बी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये अब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो ये भी, ये जो स्मॉल मास है dm है, ये भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, राइट। तो ये जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, इसका दिस इज इक्वल टू n sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, रेडियस यहाँ x है, तो m dm ओमेगा स्क्वायर x हो गया n sin थीटा। n cos थीटा जो ऊपर जो फोर्स है, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम पे, तो ये जितना नीचे फोर्स है उतना ही ऊपर होगा, n cos थीटा इज dm इंटू जी। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ये फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, n और n कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा हो गया, dm dm कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर x बाय जी हो गया tan थीटा का वैल्यू। अब हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, dy बाय dx होता है, राइट। सो tan थीटा इज dy बाय dx। अब dy बाय dx अब हमारे पास यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर x बाय जी के बराबर है। तो ये एंगल जो है, ये सही लिखा हुआ था, पता है, ये थीटा के बारे में बात कर रहा है, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये थीटा विद द हॉरिजॉन्टल बना रहा है इस थीटा को। अब ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है, तो ये थीटा होगा। सो दिस इज करेक्ट ओनली, हॉरिजॉन्टल सही है लिखा हुआ। Now, so this is horizontal only. अब dy by dx हमें पता है tan थीटा के बराबर होता है स्लोप। सो dy by dx, यहाँ पे tan थीटा इज ओमेगा स्क्वायर x बाय जी, उसको रिप्लेस कर लिया। सो dy by dx इज ओमेगा स्क्वायर x बाय जी। अब dx को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लिया, तो dy इज ओमेगा स्क्वायर x dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे,
सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर बाय जी, बाहर लेके x से dx इसको इंटीग्रेट कर दिया तो y इज ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा, राइट. सो द डिफरेंस इन लेवल ऑफ फ्री सर्फेसेस बिटवीन एक्सिस एंड एट डिस्टेंस x, ठीक है. तो डिफरेंस इन लेवल, ये हम लोग ये जो y का जो वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट पे, y इज ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, है ना. तो एट द बाउंड्री ऑफ द कंटेनर, जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, x का वैल्यू जब r हो जाएगा, when x is equal to r at the boundary of the container, तो वहां पे जो y का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, y का वैल्यू. So y is equal to omega square r square upon 2g. क्लियर बच्चों? यस सर. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है ये कॉन्सेप्ट. सेम चीज एक उसी का ये है. इफ YouTube is rotated about an axis as shown in a figure, तो ऐसे YouTube अगर है उसको एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, एक जो आर्म है उसका x1 डिस्टेंस पे है, दूसरा आर्म x2 डिस्टेंस पे है. जब हम लोग कह रहे हैं जो y का वैल्यू है दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, है ना. तो अब यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा, इस पॉइंट पे जो y का वैल्यू होगा और इस पॉइंट पे जो y का वैल्यू होगा, इसको मान लो लेट्स से y1 और इसको मान लेते हैं y2, जो इस लेग में जहां तक ये लिक्विड गया है, इसमें जहां तक गया है. तो y जो है दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1. y2 क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर बाय 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय 2g. ओमेगा स्क्वायर बाय 2g कॉमन ले लेंगे, x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर. इज इट क्लियर? ये हमारा y का वैल्यू होगा, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स हियर. इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Now difference of height of liquid in both the limbs of a U-tube is equal to y, that is omega square by 2g into x2 square minus x1 square. इन सबको नोट्स में लिखते जाओगे ये सब जो चीज सब है. जैसे वो जब हम लोगों ने कंटेनर को रोटेट किया, वो फिर उसके पहले जो हम लोगों ने लिक्विड सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन था उसको, तो ये सब एक जगह पे मेंशन करते जाओगे. तुम्हारे पास लिखा हुआ रहेगा तो एग्जाम के समय यही सब रिवाइज करोगे तो कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है. ठीक है? यस. अब ये क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड टैंक फिल्ड विथ वाटर इज माउंटेड ऑन ए कार्ट. ठीक है, तो एक कंटेनर है, क्लोज्ड टैंक है, दिस इज फिल्ड विथ वाटर, is mounted on a cart. The cart moves with an acceleration a on a plane road. This is moving with an acceleration a on a plane road. What is the difference in pressure at point B and A? यहाँ पे और यहाँ पे इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है. ठीक है, तो देखो पहले इस पॉइंट का प्रेशर मान लो यहाँ पे C है, तो हमें पता है कि जिधर जिधर एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पे बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो सी पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा होगा वैल्यू उसका, राइट. सो पी बी
माइनस पीसी इज इक्वल टू रो इंटू जो लेंथ है इसका, ये लेंथ कितना होगा, दिस इज गिवन एज एल, रो इंटू एल इंटू एक्सेलरेशन ए, है ना। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो एल है, रो एल ए, ये अभी हम लोग पीछे फॉर्मूला किए थे इसका, है ना, याद होगा तुम लोग को। अब ये रो एल ए का वैल्यू हो गया पी बी माइनस पीसी का, और पीसी से, पीसी का वैल्यू पीए से कितना है, पीसी को हम लोग लिख सकते हैं पी बी माइनस पीसी को पी ए प्लस रो जी एच। भाई प्रेशर एट सी क्या हो जाएगा, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच, जो डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है, यहाँ पे प्रेशर ए है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। Yes, sir. प्रेशर एट सी इज रो जी एच मोर देन प्रेशर एट ए, है ना, डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है, दिस इज इक्वल टू रो एल ए हो गया। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है पी बी माइनस पी ए निकालिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ पॉइंट बी एंड ए, पी बी माइनस पी ए माइनस रो जी एच को उधर लेके जाएंगे, सो दिस इज रो एल ए प्लस रो जी एच, राइट। तो प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए इज इक्वल टू रो एल ए प्लस रो जी एच, दिस इज, रो को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो जी एच प्लस ए एल, ऑप्शन 3 हो गया। क्लियर है बच्चों। Yes. Now U tube containing a liquid, देखो जो भी क्वेश्चन होता है जिसका कि अभी अगर तुम लोग आंसर लिख रहे होते हो, जो हम सॉल्व कर रहे होते हैं, है ना, तो क्वेश्चन तब लिख लिया करो जब हम अपलोड करते हैं, है ना। अगर हम अपलोड नहीं करते हैं तो हमको बोला करो अपलोड करने, तुम लोग तो कोई बोलते भी नहीं हो कि अपलोड किया नहीं किया, मतलब पता नहीं क्या करते हो हम लोग को, या तो तुम लोग को याद ही हो जाता है, सारा दिमाग में छप जाता है, जो कि पॉसिबल है नहीं ह्यूमन ब्रेन के लिए। तो यू नीड टू मेक नोट्स आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर, पूरे वीक का समय मिलता है, उसमें जो भी हम लोगों ने वीकेंड में किया उसका नोट्स बनाओ, वो क्वेश्चंस करो उसके, ये सारी चीजें करोगे तभी तो फायदा होगा। Now, a U-tube containing a liquid moves with a horizontal acceleration along the direction joining the two vertical limbs. The separation between these limbs is D. Find the difference in their liquid levels. मान लो हम लोग So a U-tube containing a liquid moves with a horizontal acceleration along a direction joining the two vertical limbs. ये horizontal acceleration A से move कर रहा है. The separation between these limbs is D. इनके बीच का separation D हो गया. So the separation between these limbs is D. Find the difference in their liquid levels. तो हम लोग को इनके बीच का लिक्विड लेवल का डिफरेंस निकालना है। सो मान लो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस वाले लिम्ब में जो लिक्विड है H1 हाइट तक है, इस वाले लिम्ब में जो लिक्विड है वो H2 हाइट तक है, ठीक है ना। ये जो CD वाला पार्ट है, ये पॉइंट हम लोग C ले लेते हैं, ये पॉइंट D ले लेते हैं। प्रेशर एट C माइनस प्रेशर एट D
is equal to rho LA. So this is rho into L, यहाँ पे लेंथ क्या है, D है, into acceleration A, right? अब pressure at point C is rho G H1 minus rho G H2 is rho dA. Rho cancel हो गया, H1 minus H2 is dA by G. ठीक है, the difference in the liquid level is D. D is the difference between the, so distance between the limbs of a U tube. So this is D into A by J. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now Pascal's law. So first statement of Pascal's law क्या है? First statement states that if gravity effect is neglected, the pressure at every point of a liquid at rest is same. ठीक है? Now second statement of Pascal's law state that the increase in pressure at one point of the enclosed liquid at rest is transmitted equally to all other points of the liquid and also to the walls of the container, provided the effect of gravity is neglected. तो अगर हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करते हैं प्रेशर को, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो दैट pressure, the increase in pressure is transmitted at every point. So every point you will find that increase in pressure. So when external pressure is provided to a confined fluid, the fluid transmits this pressure to every point within undiminished. So at every point on a wall of the container, this transmitted pressure acts normally to the walls of the container. Let us understand this through an example. Consider a U tube with each limb having different cross section as shown in the figure. An incompressible fluid fills the U tube. Suppose that the area of the cross section of the right limb is A1. So यहाँ पे area of cross section A1 हो गया, and that of the left limb is A2. Now both the limbs are fitted with frictionless pistons. Suppose that a force of magnitude F1 is applied to the right piston downward. The pressure developed, so force F1 is applied to the right piston downward. The pressure developed at the right piston P is equal to F1 upon A1, which acts normally at every point within the fluid and also at every point on the wall as well as on the pistons. Suppose that force experienced by the left piston due to this pressure P acting on it is F2. So according to Pascal's law, मान लो यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं F1 लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रेशर इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज इन प्रेशर यहाँ पे जो फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है F2 कर रहा है. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन F1 है. So because pressure
सो पास्कल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर जो इंक्रीज इन प्रेशर है वो अनडिमिनिश्ड हर पॉइंट तक ट्रेवल करेगा. तो यहाँ पे जो इंक्रीज इन प्रेशर है F1 by A1 है will be equal to F2 by A2 which is equal to P. So according to Pascal's law F1 by A1 is equal to F2 by A2 is equal to P. So हमारा जो F2 हो गया है ना, the output thrust is A2 by A1 into F1. Now, since A2 is greater than A1, right? Area of the other side is greater than area on the first side, right side. Area on the left side is A2, which is greater than area on the right side, which is A1. So, इससे क्या हो जाएगा हमारा F2 will be greater than F1. Since we obtain a larger force F2 by applying a smaller force F1, now as F2 is greater than F1, does it violate the principle of conservation of energy? Does it mean that greater work is done by the left piston than the right piston? So it's not so. Now suppose that the right smaller piston is displaced downward through a distance x1 and the left piston is consequently displaced upward through a distance x2. तो जो हमारा जो उधर फिगर हम लोगों ने देखा है, राइट, अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे अगर इसको हम लोग x1 से डिस्प्लेस करते हैं, ये इवेंचुअली x2 से डिस्प्लेस हो रहा है, राइट. तो आप देखोगे कि जो एज द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल x1a1 is equal to x2a2 वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. सो x1a1 is equal to ये जो x2a2 है, सो इससे हमारा x2 is a1 by a2 into x1 हो जाएगा. Now work done is F1 x1 और वर्क डन बाय फोर्स F2 is F2 x2. सो W2 तुम देखोगे तो F2 को तुम रिप्लेस कर लो, F2 is equal to A2 by A1 F1, है ना, और x2 को A1 by A2 x1 से रिप्लेस कर दो, मतलब एक जगह ये पुट कर लो x2 की जगह और F2 की जगह ये पुट कर दो. तो W2 is equal to F2 की जगह ये हो गया और x2 की जगह ये हो गया. इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो F1 x1 के बराबर ही है, विच इज W1. तो W2 W1 के बराबर है, मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है. The work done by the pistons are identical, therefore energy is conserved. Clear बच्चों? Yes, sir. Now example 13th is, for the system shown in figure, the piston on the left at L has a mass. Okay. So for the system shown in figure, the piston on the left at L, capital L, has a mass of 600 kg, right? And a cross-sectional area of 800 centimeters square. The piston on the right at S has a cross-sectional area of 25 centimeters square and negligible weight. इसका weight negligible है. So if the apparatus is filled with oil, तो यहाँ पे जो material है, that is oil, rho is equal to 0.78 gram per centimeter cube. So if the apparatus is filled with oil, that is rho, that is 0.78 gram per centimeter cube, find the force F required to hold the system in equilibrium as shown in figure. तो इसको equilibrium में रखना है, तो उसके लिए हमें कितना फोर्स लगाना है, that we are going to find out. अब देखो इस लेवल पे तो प्रेशर सेम होगा दोनों का, ठीक है, और यहाँ पे जो डेप्थ है इसका इस पॉइंट से, दैट इज 8 मीटर,
So since pressure at H1 is equal to pressure at H2, pressure at H1 क्या हो जाएगा, F1 by A1 हो जाएगा, है ना. So F1 क्या है, 600 kg, तो F1 600 G हो गया, डिवाइडेड बाय A1 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर में करोगे 10,000 से डिवाइड कर लोगे 0.08 मीटर स्क्वायर. सिक्स 600 इंटू 9.8, ये F1 हो गया. तो F1 by A1 इज इक्वल टू प्रेशर एट H2. प्रेशर एट H2 क्या हो जाएगा, F फोर्स F बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.0025, ठीक है, प्लस रो जी एच, रो है 0, रो जी एच, हम लोगों को F का वैल्यू निकालना है, 600 into 9.8 by 0.08 is equal to F by 0.0025 plus of 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे केजी पर मीटर क्यूब इंटू जी का वैल्यू 9.8 हो गया, और जो h है वो 8 मीटर हो गया. इन सबको सॉल्व कर लेते हैं. सो वी हैव 600 into 9.8 0.08 73500. So this is F by 0.0025 plus of 0.78 into 1000, 780 हो जाएगा, 780 into 9.8 into 8. So this is 61152. 73500 12348. So this is 30.87. So we have to apply this much of force to keep it stationary. आगे समझ बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. ये सिंपल एप्लीकेशन है इसी का, पास्कल्स लॉ का. फटाफट करके बताओ क्या आएगा आंसर.
2450 newtons. यस, सही है। क्वेश्चन कह रहा है इन हाइड्रोलिक प्रेस द नैरोअर लिम्ब, ठीक है, लेट्स से ये हाइड्रोलिक प्रेस है, यहाँ पे F1 A1 और इसका जो है F2 और A2 हो गया। सो यस, has an area of cross section, so narrower limb has an area of cross section 0.25 meter square, and while that of a broader limb is 1 meter square, A2 is equal to 1 meter square. How much force should be applied onto the liquid in the narrower limb to lift a vehicle of 1000 kg? मतलब ये जो F2 का जो वैल्यू होगा, F2 is equal to 1000 into G का वैल्यू यहाँ पे 9.8 ले लो, राइट, mg। भाई इतने मास का व्हीकल को उठाना है तो वेट के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। 1000 इंटू 9.8 इज 9800 न्यूटन, ठीक है। सो अब यहाँ पे F1 बाय A1 जो यहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज होगा दैट इज F2 बाय A2। सो ये F1 इज इक्वल टू F2 into A1 by A2. So this is F2 is 9800 0.25 by 1. So 9800 into 0.25 2450 Newton. So F1 is equal to 2450 Newton. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now 15th question है, the arrangement shown in figure, what is the density of oil? अब देखो यहाँ पे इस वाले लेग में ऑयल और इस वाले लिम्ब में वाटर है, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है द डेंसिटी ऑफ ऑयल। सो आप ये देखो, ये जो रो वाटर इंटू जी इंटू दिस, प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ए। सो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए, एक लेवल में प्रेशर सेम होगा, ठीक है। सो दिस विल गिव यू प्रेशर एट बी कितना होगा, रो वाटर इंटू जी इंटू एल इज इक्वल टू, हम लोग को डेंसिटी ऑफ ऑयल रो ऑयल इंटू जी इंटू डी प्लस एल, ये डी हो गया, डी प्लस एल कर लेंगे तो रो ऑयल इज इक्वल टू, ये जी जी कैंसिल हो गया, रो वाटर इंटू एल बाई डी प्लस एल, रो वाटर इज इक्वल टू 1000 और L डिवाइडेड बाई डी प्लस एल। अगर दोनों mm में है, mm में ही रहने देंगे, रेशियो है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो L इज 135 डिवाइडेड बाई डी प्लस एल, मतलब 135 प्लस 12.3, 1000 into 135 divided by 147.3. So this is 916.4.
4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are 3 different liquids, liquid 1, liquid 2 and liquid 3 having densities 13.6 gram per centimeter cube। ठीक है, liquid 1 का जो डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लिक्विड 2 का 1.3, इसका जो डेंसिटी है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और लिक्विड 3 का 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिक्विड 1 is poured in a uniform U tube which is kept vertical. Liquid 2 and 3 are poured separately into the 2 arms. लिक्विड 1 को पहले कर दिया और उसके बाद एक आर्म में लिक्विड 2 को डाला और दूसरे आर्म में लिक्विड 3 को डाला। ठीक है, into the 2 arms till upper surface of liquid 2 and 3 are same। इसको तब तक डाले जब तक कि ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, बट एज्यूम ये अपर सरफेस जो है लिक्विड 2 और लिक्विड 3 का सेम हो गया, तब तक पानी डाले। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ लिक्विड 3 if the height of the liquid 2 is अब ये कह रहा है कि so what is the height of liquid 3 if the height of the liquid 2 is 16 centimeter। so अगर ये इसका जो liquid 2 का जो height है this is 16 centimeter, we have to find the liquid 3 का height, मतलब ये h का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे A और B ये जो पोर्शन है, यहाँ पे दोनों जहां तक ये लिक्विड 2 आया हुआ है, इस पॉइंट पे दोनों का जो प्रेशर है A और B का प्रेशर सेम होगा। सो प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। प्रेशर एट A क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डेंसिटी है लिक्विड का रो थ्री GH प्लस रो1G कैपिटल H माइनस स्मॉल h। भाई ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H, ये जो है ये इधर से इधर ये भी हो जाएगा कैपिटल H, तो H माइनस H हो गया, ये इज इक्वल टू ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन, दिस इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस H। नाउ दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट B, प्रेशर एट B मतलब रो2G इंटू H। क्लियर है? अब बस इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं सारा, ये सॉरी रो3 है ना, रो3 का वैल्यू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू G का वैल्यू है हमारा, या फिर इसको पहले ना जनरल टर्म्स में ही सॉल्व कर लेते हैं। रो3GH रो1G कैपिटल H माइनस रो1G स्मॉल h इज इक्वल टू रो2G कैपिटल H। लिक्विड 3 स्मॉल h का वैल्यू निकालना है, रो3 माइनस रो1 इंटू G, इसको और इसको साथ में कर लिया, इज इक्वल टू रो2 माइनस रो1 इंटू G इंटू कैपिटल H। G और G कैंसिल हो गया, स्मॉल h इज इक्वल टू रो2 माइनस रो1 डिवाइडेड बाय रो3 माइनस रो1 इंटू कैपिटल H। H3 is equal to रो2 माइनस रो1। लिक्विड 2 का डेंसिटी है 1.3, रो1 है 13.6
ρ3 हो गया 0.8 minus ρ1 is 13.6 into capital H is 16 centimeter. तो यहाँ डेंसिटी बाय डेंसिटी का रेशियो तो इसके यूनिट्स से फर्क नहीं पड़ेगा कि एसआई में है या नहीं, यूनिट तो कैंसिल ही होना है। और ये 16 सेंटीमीटर है, तो ये इधर जो फाइनल आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। सो ये बेसिकली 13.6 माइनस ऑफ 1.3 डिवाइडेड बाय 13.6 minus of 0.8, so 13.49 into 16 centimeter. So this is 215.97. So this is 1 minute. It's divided by 13.6 minus 1 minute. गड़बड़ कर दिया हमने. I'm sorry. So we have 13.6 minus 1.3 divided by 13.6 minus 0.8 into 16. 15.375. So H3 is equal to 15.375 centimeter. Clear है बच्चों? Yes, sir. अब मर्करी बैरोमीटर ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी थ्योरी. इट इज अ स्ट्रेट ग्लास ट्यूब completely filled with mercury and inserted into a dish which is also filled with, यहाँ पे मान लो हमारे mercury filled है, right? Which is also filled with mercury as shown in figure. Atmospheric pressure supports the column of mercury in the tube to a height h. इसमें height h तक है ना, column of mercury filled है. और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर से, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको सपोर्ट करता है. प्रेशर बिटवीन द क्लोज्ड एंड ऑफ द ट्यूब एंड द कॉलम ऑफ मर्करी. तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर विल बी इक्वल टू 0. प्रेशर बिटवीन द क्लोज्ड एंड ऑफ द ट्यूब, क्योंकि वेपर प्रेशर हम मानते हैं कि 0 है. देयरफॉर प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी आर इक्वल एंड दस, ठीक है, ये जो प्रेशर है ए और बी पे, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है और प्रेशर इस पॉइंट पे जो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो दोनों पे प्रेशर सेम होगा. प्रेशर एट ए एंड बी आर इक्वल. बी पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ए पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रेशर 0 प्लस रो मर्करी इंटू जी इंटू एच. So at sea level, P0 can support a column of mercury about 76 centimeter of Hg. है ना, ये हमें पता भी है, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है. तो इसको अगर हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करेंगे, रो जी एच कर लेंगे 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ मर्करी, जी 9.81, और h जो हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इज 0.76 मीटर में कन्वर्ट कर लिया है हमने 76 सेंटीमीटर को. तो इससे पूरा जो वैल्यू आता है, दिस इज 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. Now, what must be the length of the barometer tube used to measure atmospheric pressure if you are to use
वाटर इंस्टेड ऑफ मर्करी, तो अगर हम लोग वाटर यूज करेंगे रो वाटर इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो मर्करी इंटू जी इंटू एच कर लो, हाइट ऑफ मर्करी, जी जी कैंसिल हो गया, हाइट ऑफ वाटर, लेंथ ऑफ बैरोमीटर, अब हाइट ऑफ वाटर इसमें दिस इज इक्वल टू रो मर्करी इज 13.6 और रो वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब into height of mercury is 0.76 meter. So this will be equal to 13.6 into 0.76, 10.336. तो मतलब हाइट जो उसका होना चाहिए वाटर का जो बैरोमीटर होगा जिसमें वाटर एज ए लिक्विड यूज करेंगे तो दैट विल बी 10.33 मीटर। क्लियर बच्चों? सो विल स्टॉप हियर। इसके आगे अब बॉयंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग कल की क्लास में करेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. जहां तक हम कल के क्लास में पढ़ाएंगे वहीं तक एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? तो जो नेक्स्ट वीक में तुम्हारा टेस्ट होगा तो जहां तक कल की क्लास में पढ़ाएंगे वहीं तक एग्जाम में आएगा। ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए बाय, टेक केयर।